नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित चुनावी सभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महागठबंधन के 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। जिला अधिकारी ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान का किया आयोजन। और बुचाहा विधानसभा में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ निकाली विजय संकल्प रोड शो। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आयोजित चुनावी सभा के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महागठबंधन में 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुजफ्फरपुर के क्लब मैदान में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता आज भी 1992 से 2005 के उस दौर को याद कर सिहर उठती है जब राज्य में अराजकता, भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला था। योगी ने कहा कि बिहार की विरासत को ताड़-ताड़ करने वाले लोग अब फिर से सत्ता में लौटना चाहते हैं, लेकिन जनता अब उस दौर को वापस नहीं देखना चाहती। योगी आदित्यनाथ ने राजद शासनकाल को याद करते हुए कहा कि एक समय ऐसा था जब पूरे बिहार में जाति के आधार पर समाज को बांटने का गंदा खेल खेला जा रहा था। उन्होंने कहा, राजद के राज में कोई आईएएस या आईपीएस बिहार में काम ही नहीं करना चाहता था। यहाँ तक कि डीजीपी को मुंशी और मुख्य सचिव को बाबू कहा जाता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन आज के इंडी अलायंस के 3 बंदर चुनाव में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा, यह तीनों कुछ देखना, सुनना और बोलना नहीं चाहते। यह है एक पप्पू, दूसरा गप्पू और तीसरा अप्पू। कार्यक्रम के दौरान मंच पर मुजफ्फरपुर से 94 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रंजन कुमार, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, महापौर निर्मला साहू, उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्वी एवं पश्चिमी के जिला अध्यक्ष विवेक कुमार और हरिमोहन चौधरी, जदयू महानगर जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आशीर्वाद मांगने के लिए हम आए हैं। एनडीए के प्रत्याशी श्री रंजन कुमार जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, मुजफ्फरपुर मिथिला साम्राज्य की अत्यंत प्राचीन स्थली के रूप में जानी जाती है। यहीं से कुछ दूरी पर सीतामढ़ी में मां जानकी का जन्म हुआ था। महाराज जनक, जिन्हें विधेयराज के रूप में पूरी दुनिया जानती है, ऐसी पावन धरा जहां पर बाबा गरीबनाथ बिहार के देवघर के रूप में, जिनकी अपनी बाबा धाम के रूप में अपनी पहचान है, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस मुजफ्फरपुर की धरती को आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों से अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आखिर कौन से वे कारण हैं जिसके कारण बिहार के सामने 2005 के पहले पहचान का संकट खड़ा हुआ था? अगर आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा 1992 से लेकर के 2005 के बीच में यही वह बिहार है जिस बिहार में जाति के आधार पर समाज को बांटने का जो गंदा खेल हुआ था, उस जातीय विभाजन ने किस तरीके से पूरे बिहार के अंदर जातीय संघर्षों को और नरसंहार को अंजाम दिया था।
अकेले आरजेडी के शासनकाल में 60 से अधिक जातीय नरसंहार की दुर्दांत घटनाएं घटित हुई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगों की आड़ में पर्व और त्योहार के उत्सव और माहौल को दूषित कर दिया गया था। हर जाति की अपनी जात आर्मी बन गई थी। अपहरण एक उद्योग बन चुका था। 1992 से लेकर के 2005 के बीच में आरजेडी शासन के समय में बिहार के अंदर 30,000 से अधिक अपहरण की घटनाएं घटित हुई थी। कोई व्यापारी, कोई जमींदार, कोई उद्यमी, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था। और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था। और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था। और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था। क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के इस नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट। बिहार के अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था। व्यापारी प्लान करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और बिहार के अंदर विकास के कार्यों के लिए जब कोई व्यक्ति कहता था कि सड़क बननी चाहिए, तो लोग कहते थे नहीं नहीं, सड़क मत बनाओ। सड़क बनेगी तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे गलत कार्यों को रोकने के लिए पुलिस आ जाएगी। यही तो बोला जाता था ना बिहार के पास। लेकिन बहनों और भाइयों, जो बिहार के अंदर उस समय था, जातीय हिंसा, रोड चोरी, तालाब चोरी, पुल चोरी, बूथ चोरी, ये आरजेडी का मॉडल था बिहार का। आरजेडी यही करती थी। ये लोग बिहार के अंदर किस प्रकार का माहौल पैदा किए थे? खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया। और वही फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं। आज जब बिहार अपने गौरव की पुनर्स्थापना के लिए एनडीए की डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में
बिहार जब अपनी पहचान को फिर से स्वर्णिम बिहार के रूप में बनाने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नहीं है आज बिहार में? कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी, 4 लेन, 2 लेन, सिंगल लेन की सड़कें, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। मुझे याद है 2020 के पहले एक बार मैं गोरखपुर से दरभंगा की तरफ जा रहा था, 12-14 घंटे लगे थे। और बहनों और भाइयों, आज मैं लखनऊ से चला हूं, मात्र 45 मिनट में मैं दरभंगा पहुंच गया। एयर कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग की सुविधा, हल्दिया से पटना होते हुए अयोध्या तक और प्रयागराज तक जल मार्ग की सुविधा भी। बिहार के अन्नदाता किसानों की उपज को, यहां के मखाना को दुनिया के मार्केट तक पहुंचाया जा सके, सस्ते में पहुंचाया जा सके और मुनाफा यहां का व्यापारी और यहां का किसान कमा सके। मखाना बोर्ड का निर्माण करने के साथ ही जल मार्ग की सुविधा, कार्गो की सुविधा, ड्राई पोर्ट की सुविधा, और बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो सके, इसके लिए तो हमारे परिवहन मंत्री वे बिहार के ही रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश में है, रहने वाले बिहार के हैं, और इसीलिए कैंप कर रहे हैं कि बिहार की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अब उत्तर प्रदेश से भी योगदान देंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आज बिहार के पास आईएम है, एम्स है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। आज बिहार में विकास का वह सब कार्य हो रहा है जो बिहार के नौजवानों के सामने एक नई पहचान उन्हें प्रदान कर रहा है। अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, व्यापारी को व्यापारी सुरक्षा की गारंटी मिल रही है, उद्यमी को निवेश की गारंटी मिल रही है, और बिहार आज बेहतर और स्वर्णिम बिहार की मौर्य काल की याद को फिर से स्मरण कराते हुए अपने उस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है जिस बिहार ने कवि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था, जिस बिहार ने महावीर जैन को जन्म दिया था, जिस बिहार में महाराज कामेश्वर सिंह जैसे राजाओं ने शासन व्यवस्था को शिक्षा के साथ, संगीत के साथ, संस्कृति के साथ, कला और अध्यात्म के साथ जोड़ने का काम किया था, ये वही धरती है जहां पर मिथिला और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से पद्म पुरस्कार से सम्मानित शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। ये वही बिहार को उसकी पहचान दिलाने का काम हो रहा है जिस बिहार को आरजेडी ने पहचान का मोहताज बनाया था, अपराध के गढ़ के रूप में स्थापित किया था। आज बहन और भाइयों, 2020 में जब मैं आया था तब मैंने कहा था ना कि अब नारा नहीं, अब हकीकत बनेगा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप मुझे बताओ, ये मंदिर का निर्माण क्या लालू एंड कंपनी करती क्या? क्या ये लोग करते क्या? क्या आरजेडी करती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? ये तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। विरासत का भी सम्मान और विकास भी और सुरक्षा भी और समृद्धि भी, यानी विकास और विरासत भी, समृद्धि और सुरक्षा भी, ये केवल एनडीए दे सकता है। देश के अंदर मोदी जी, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और स्वर्णिम बिहार की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और बहन और भाइयों,
यही कहने के लिए मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों की बात सुनी होगी ना, सुना है ना? गांधी जी के 3 बंदर थे, लेकिन गांधी जी ने उनको सिखाया था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन का जो महागठबंधन बना है, अपनी ठगी के महाजाल को फैलाने के लिए इनके 3 बंदर पप्पू के रूप में, टप्पू के रूप में और अप्पू के रूप में पूरे बिहार को फिर से पहचान के संकट के दौर से गुजारने का काम कर रहे हैं। एक सच बोल नहीं सकता, एक सच सुन नहीं सकता और एक सच देख नहीं सकता। यानी इन लोगों की एक परंपरा बन गई है, कैसे भारत को अपमानित किया जाए, कैसे भारत की पहचान सनातन को अपमानित किया जाए, कैसे दंगों की बाढ़ में फिर से बिहार को, यूपी को झोंका जाए। हमने तो माफिया का उपचार कर दिया है और ऐसा उपचार किया है, ऐसा उपचार किया है। ये बुलडोजर है ना, ये यूपी के अंदर माफिया को चांप चांप करके हाँपने के लिए मजबूर कर दिया है। माफिया अब वहां पे जहन्नुम की यात्रा में जा चुका है। आप यूपी में अपहरण नहीं होता, यूपी में अब अपराध भी नहीं है और दंगा भी नहीं है, यूपी में अब सब चंगा है। और उसी चंगा के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए आए हैं कि एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी। लेकिन इसके लिए बिहार में एनडीए की सरकार चाहिए। एनडीए के लिए मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना? सब लोग सहमत है ना? देखो, बीजेपी का मतलब, एनडीए का मतलब, जहां पे विरासत की भी पहचान हो, मां जानकी का मंदिर बनेगा, भगवान बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, भगवान महावीर की विरासत को आगे बढ़ाने का काम होगा, विद्यापति की धरती को फिर से एक नई पहचान दिलाई जाएगी, महाराज कामेश्वर सिंह की परंपरा को फिर से उन्नत किया जाएगा और शारदा सिन्हा की मिथिला और भोजपुरी की संस्कृति को फिर से वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व में जो काम प्रारंभ हुआ है उसको भी सम्मान दिलाया जाएगा। माखाना बोर्ड बनाकर के उद्यमी को, व्यापारी को सम्मान करवाया जाएगा, अनेक युवाओं को कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आज बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, किसान को सम्मान है, सुरक्षा भी है। आज उद्यमी बिहार के अंदर निवेश करने के लिए इच्छुक है, आना चाहता है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आना चाहता है। लेकिन इसके लिए बिहार के नौजवानों को फिर से अंगड़ाई लेनी होगी। बड़ा प्रतिभाशाली है हमारा बिहार का नौजवान, जहां जाता है अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ता है, अपनी प्रतिभा का छाप छोड़ता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं गया, प्रशासन में, पुलिस में, व्यवस्था के किसी टेक्नोक्रेट के रूप में, किसी भी अन्य रूप में, अपनी पहचान से पूरे क्षेत्र को, हर नागरिक को अभिभूत करता है। और बहनों और भाइयों, ये आरजेडी, ये कांग्रेस, इनके जितने सहयोगी हैं, ये तो बिहार के विकास के ग्रहण है, ग्रहण। इनको आने नहीं देना है, हरगिज आने नहीं देना है। ये लोग जाति के नाम पर फिर से लड़ाएंगे, माफियाज को यहां पे प्रश्रय देंगे, उन्हें अपना शागिर्द बनाएंगे। लेकिन
हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। और यह कार्य केवल एनडीए कर सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में रंजन कुमार को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। बना के भेजेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके थोड़ा बोलिए, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके रंजन कुमार को विजयी बनाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आज से लेकर के 6 नवंबर तक घर घर जाकर के एक एक मतदाता को मतदान करने के लिए आप लेकर के जाएंगे और कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने में योगदान देंगे ना। जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मुजफ्फरपुर जिला इस बार मतदाता जागरूकता अभियान के मामले में पूरे प्रदेश में मिसाल कायम कर रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कुशल प्रबंधन, दूरदृष्टि और नेतृत्व में जिले भर में एक ऐतिहासिक मेगा स्वीप इवेंट का भव्य एवं आकर्षक आयोजन किया गया, जिसने लोकतंत्र के प्रति नागरिकों के उत्साह और जिम्मेदारी की नई मिसाल पेश की। इस महाअभियान के अंतर्गत जिले भर के 14,138 लोकेशनों पर एक साथ सुबह 9 बजे लोगों ने एक स्वर में लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान करने की शपथ ली। इस ऐतिहासिक क्षण में कुल 21,60,249 लोगों की सहभागिता दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे बड़ा और प्रेरणादायक सामूहिक संकल्प कार्यक्रम माना जा रहा है। भारत के नागरिक लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखेंगे। जाति, धर्म, भाषा, समुदाय प्रलोभन से ऊपर उठकर हम मतदान करेंगे। आइए शपथ हम लेते हैं, आइए शपथ हम लेते हैं। गोला मंडी में जनसंपर्क के दौरान वैश्य समाज के लोगों ने विजेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया। वैश्य समाज के गंदगोला में जैसे ही नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पहुंचे, वैश्य समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। गोला मंडी में जहां जहां विजेंद्र चौधरी जा रहे थे, व्यवसायी उनको माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। विजेंद्र चौधरी गोला मंडी के एक एक दुकानदार से जाकर मिल रहे थे और सभी को काम करने, आपके साथ रहने वाले लोगों को वोट करने की अपील कर रहे थे। जनसंपर्क अभियान चल रहा है। जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जनता तक हम पहुंच रहे हैं, लोगों को अपनी बात बता रहे हैं। जो पॉलिटिक्स में जो आज सामान्य तौर पर जो गड़बड़ी है उसको दूर करने का भी प्रयास हम लोगों को करना पड़ रहा है। चुनाव आयोग का अलग बोली है, तरह तरह का कंडा अपना करके वोटर का बहुत नाम काट दिया गया है। हम सब लोगों से अपील करते हैं, सब लोग मिल करके और जो काम करने वाला आदमी हो, जो विकास का काम करता हो, लोगों के बीच में रहता हो, उसको वोट दें। अब चुनाव में मजा आ रहा है, योगी जी भी आ गए, मोदी जी भी आ गए। सवाल क्या है कि जिसको आना है, लेकिन मुजफ्फरपुर की जनता उसी को वोट देगी जो आदमी वहाँ काम करने वाला होगा। किसी के भाषण से प्रभावित होकर वोट नहीं देगी। भाजपा उम्मीदवार रंजन कुमार ने शहर के प्रमुख इलाकों में पदयात्रा की। मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार रंजन कुमार ने गांधी चौक, गरीबनाथ मंदिर, सोनरपट्टी, कल्याणी चौक समेत कई इलाकों में पदयात्रा की। पदयात्रा के दौरान रंजन कुमार ने सभी दुकानदारों से मुलाकात की। जहां जहां रंजन कुमार जा रहे थे, लोग उनका स्वागत कर रहे थे। रंजन कुमार ने कहा कि जनता मेरे साथ है, मेरी जीत हर हाल में होगी। देखिए, आज हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय महाराज जी योगी जी का जनसभा था। जनता उमड़ पड़ी थी। जितनी जनता मैदान में थी, थोड़ा प्रबंधन के कारण, पुलिस प्रबंधन के कारण उतनी जनता बाहर रह गई थी। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का आगमन हुआ, खास करके नौजवान और महिलाओं की जो भीड़ थी, ये बताती है कि योगी मोदी
और एनडीए सरकार के प्रति जनता का कैसा विश्वास है। उसके बाद जब वो कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद मैं पदयात्रा पर आज मुजफ्फरपुर क्लब से निकला। मुजफ्फरपुर क्लब से टावर पूरा गोला अंदर में मार्केट होते हुए, वो पटाखा मंडी होते हुए, गरीब स्थान होते हुए, सोनपट्टी होते हुए, पूरा आपको गुदरी उदरी, केदारनाथ रोड, कल्याणी, हरिसभा चौक, आप समझेंगे तो गली गली देखेंगे तो लगभग 10-12 किलोमीटर अंदर हम लोगों ने अभी पदयात्रा की है। और लोग बोलते हैं कि और तो कोई आता ही नहीं है और कोई वोट मांगने आ ही नहीं रहा है। और यहाँ तक कुछ जगह तो लोग ये भी बोलते हैं कि आज तक हम लोगों से कोई वोट मांगने आया ही नहीं। आप पहली बार हमसे वोट मांगने आए हैं तो हम वोट आप ही को देंगे। अपार जन समर्थन है, इतना जन समर्थन है कि आप देखेंगे 14 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा ना तो विरोधी कहेंगे कि जिन निकल रहा है, जिन निकलेगा वोट, अंबार वोटों का अंबार आ जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए, चुनाव हम सर विरोधी तो ये भी कह रहे थे कि इतना दिन में अगर रिकॉर्ड नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। अब इसमें बहस की क्या होगा सर। अब तो 2 दिन के बाद मतदान है और उसका फिर 14 तारीख को मतगणना भी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव की ब्यार बह चुकी है और ब्यार जो है वो आंधी है, बदलाव की आंधी है। बदलाव होगा और स्वस्थ मुजफ्फरपुर से स्वस्थ मुजफ्फरपुर बनाना लोगों का लक्ष्य है। 5 साल के लास्ट 6 महीने में ही शिलान्यास क्यों देखा जाता है सर? वो बीमार थे ना 4.5 साल से, 4.5 साल से वो बीमार थे। अभी भी निकले हैं तो डॉक्टर उनको बोला है कि 10 मिनट से ज़्यादा न चलना है, 10 मिनट से ज़्यादा मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास? दो डॉक्टर उनके साथ चलता है। मेडिकल रिपोर्ट आपको बहुत जरूरत है तो जाके वहाँ से मांग लीजिए, मिल जाएगा। जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर एके दास ने कोर्ट कैंपस में जनसंपर्क किया। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से जन सुराज प्रत्याशी डॉक्टर एके दास ने मंगलवार को कचहरी में जनसंपर्क किया। वे जन सुराज की भावना को लेकर अधिवक्ताओं के बीच पहुंचे। डॉक्टर दास ने कहा कि कचहरी वो जगह है जहां जिले के सबसे तकलीफ वाले लोग आते हैं और सबसे समझदार लोग, वरिष्ठ वकील, अधिवक्ता उनकी समस्या हल करते हैं। उन्होंने अपनी बातों को लेकर अधिवक्ताओं से समर्थन और प्यार की अपेक्षा व्यक्त की, क्योंकि अगर अधिवक्ता उनका साथ देंगे तो पूरा शहर और विधानसभा क्षेत्र उनका साथ देगा। डॉक्टर दास ने लोगों से अपील की कि वे ईवीएम पर 8वें क्रमांक संख्या पर स्थित स्कूल के बैग के निशान पर अपना वोट दे। उन्होंने 8वें क्रमांक को बीच में बताते हुए कहा कि जिस तरह मछली की आंख पर निशाना लगाया जाता है, उसी तरह बीचों बीच 8वें क्रमांक पर बैग छाप पर बटन दबाकर मुजफ्फरपुर और बिहार के नए निर्माण में योगदान दें। उन्होंने आग्रह किया कि इस बार वोट अपने बच्चों, अपने भविष्य और नए मुजफ्फरपुर के लिए दें। आज कचहरी में आज जन सुराज की भावना को लेकर हम लोग पहुँचे हैं। पहले भी पहुँचे थे और आप समझिए कि ये वो जगह है जहाँ पे सबसे तकलीफ वाले लोग इस शहर के, इस जिले के लोग आते हैं और हमारे जो सबसे समझदार लोग होते हैं, वरिष्ठ वकील, अधिवक्ता लोग होते हैं, वो उनका समस्या हल करते हैं। आज हम अपने पास अपनी बातों को लेकर उनके पास आए हैं और आशा करते हैं कि उनका समर्थन और भरपूर प्यार हमें मिलेगा, क्योंकि अगर वो हमारा साथ देंगे तो पूरा शहर हमारा साथ देगा, पूरा विधानसभा साथ देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे चुनावी सभा को संबोधित करने, क्या कहेंगे? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का काम जो है उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, उनका बिहार में क्या काम? लोगों से यही अपील करेंगे कि इस बार जो है वोट 8 क्रमांक संख्या ईवीएम पे, 8वें क्रमांक संख्या पे स्कूल के बैग पर दें। अभी 8 क्या है ना, ऊपर है ना नीचे है, बीचे में, तो
बीच में है, तो ईवीएम के बीच में जैसे मछली के आंख के जैसे निशाना लगाना है, इस बार ईवीएम के बीचों बीच 8वां क्रमांक है, जिस पर आप बैग छाप पर अगर बटन दबाएंगे तो नए निर्माण, मुजफ्फरपुर के नए निर्माण में, बिहार के नए निर्माण में आपका एक कदम आगे बढ़ेगा। हम एक नए बिहार को बनाने में पहला कदम बढ़ाएंगे। तो आप सबों से आग्रह है कि वोट इस बार अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, नए मुजफ्फरपुर के लिए दीजिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था फेल है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। वहां अपराध अपने चरम पर है, खासकर महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं की असीमता पर हमले बढ़े हैं, वह भाजपा सरकार की असफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रियंका गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार केवल भाषणों और झूठे वादों पर चल रही है। जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और भाजपा शासित राज्यों में लोकतंत्र की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और समाज सेवियों को डराने धमकाने की नीति अपनाई जा रही है, लेकिन अब जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। कांग्रेस, राजद और वाम दलों के साथ मिलकर गठबंधन एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा है। उन्होंने विश्वास जताया कि 14 नवंबर के बाद जब चुनाव परिणाम आएंगे, तब स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार की जनता ने भाजपा और एनडीए को पूरी तरह नकार दिया है। प्रियंका गुप्ता ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता अब खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज देश के करोड़ों युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। किसानों की स्थिति भी दयनीय है और छोटे व्यापारियों पर टैक्स और महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। लोग थे वो पूरी तरीके से प्रताड़ित थे। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आप जानते ही होंगे कि सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक लोग धरने पर बैठते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। हकीकत यह है कि दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं, दर्जनों। आज भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। आवारा पशुओं की समस्या बेतहाशा वहां पर है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है। वो तो बस कटोबटो में मस्त है, 80-20 करने में मस्त है। हकीकत यह है कि जिस सुरक्षा में सेंध की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की, मुझे तो लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सीधे सीधे गृह मंत्री जी को टारगेट कर दिया, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है और गृह मंत्री की होती है। हकीकत यह है कि जो कांग्रेस कार्यकाल में देखा जाए तो लगभग 10 साल के मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 90,000 घुसपैठियों को बाहर किया गया था। पर वास्तविकता ये है कि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मात्र 4,000 लोगों को 10 सालों में बाहर भेजा गया। आज एसआईआर प्रक्रिया के बाद उनसे पूछा जाता है कि घुसपैठिए कितने हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि घुसपैठिए उनको पता ही नहीं, घुसपैठिए है ही नहीं। तो वास्तविकता ये है कि सारे सुनहरे वादे जो भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज हो, चाहे वो सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो, चाहे वो राशन की बात हो। आज देखिए चुनाव का मुद्दा क्या है? राशन। मतलब आप आपको राशन दे रहे हैं, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बिहार की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। 3 करोड़ युवा यहाँ का पलायन कर रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा युवा पलायन करता है, और किस लिए करता है? क्योंकि उसको 10 से 15 हजार की नौकरी भी नहीं मिलती। दूसरे प्रदेशों में जाकर वो कई तरह की जो है यातनाओं को सहता है। हकीकत ये है कि कश्मीर में जिस चर्चा की बात की उन्होंने कि कश्मीर में बिहार के लोग बसेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कश्मीर में जो अभी पहलगांव में हुआ 26 लोगों की हत्या हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? उससे पहले 3 बिहारी लेबर की हत्या की गई, उसका जिम्मेदार कौन है? आप जिस बिहार के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते, आप इस देश के लोगों को सुरक्षा नहीं करते, आप उनको कश्मीर में भिजवाने की बातें करते हैं, आप जिनका सम्मान नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि 3 लोग, जिसमें वीरेंद्र पासवान, अरविंद शाह और ऋषि देव के परिवार का जो लेबर थे वहां पर जो काम करने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसका जवाब नहीं है आज तक इनके पास। अब मैं पूछना चाहती हूँ बुलडोजर कार्रवाई। इनकी जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरी तरीके से असंवैधानिक है, अमानवीय है, उसके साथ में अवैध है और अनुचित है। लगभग 10-10 लाख का मुआवजा दिया है सरकार ने, और लगभग किसी केसों में तो 25 लाख तक का मुआवजा इनको देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से लोगों के घर तोड़ दिए।
हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बता दूं इनकी दूरदर्शिता क्या है, 7 एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद वो 7 एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि एक टैक्स पेयर का पैसा, इस देश के लोगों का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। और इसके लिए मुझे लगता है कि इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि आपकी दूरदर्शिता क्या है। जिस गैस के सिलेंडर की बातें करते थे कि त्योहारों में 2 सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दे पाए। कुंभ में आपने देखा ही कि इस तरह का इंतजाम किए गए, लगभग हजारों लोगों की मर्डर हो गया, एक तरीके से कहिए कि इंतजाम प्रॉपर नहीं हुए, इसलिए लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका जिम्मेदार भी सरकार को मानती हूँ, पर सरकार ने आज तक उनका डिस्क्लोज भी नहीं किया, उनके नाम भी नहीं बताया कि कितने लोग टोटल आंकड़ों में मारे गए। रही बात, आज उन्होंने जिस तरीके से कहा कि जो गांधी जी के अहिंसा के प्रतीक हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, उसका जिस तरीके से अपमान किया गया है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी लगातार गांधी जी का अपमान करती चली आ रही है, कहीं गांधी जी को गोली मारती है, कहीं उनकी तस्वीर पर गोली मारती है, परंतु आज जिस तरीके का जो है एक शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता जहां पर पूरे देश में गांधी जी, पूरे देश से लेकर विदेश तक में गांधी जी का सम्मान होता है, गांधी जी के प्रतीकों का सम्मान होता है, आज उनका अपमान किया गया सरेआम। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वानर समाज को तो मतलब पूरी तरीके से रामायण में हनुमान जी का रूप देखा गया है, वानर राज के रूप में। मैं समझती हूँ कि उनको समझ होनी चाहिए कि वो एक योग पुरुष है, एक योगी है, उसके बावजूद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें अप्पू टप्पू चप्पू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से वो अपनी ही गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक चुने हुए सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को, एक चुने हुए विधायक को इस तरीके से, एक समाज के नेताओं को पूरी तरीके से, एक तरीके से मैं कह रही हूँ कि उनकी जो गरिमा होती है उसको ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। आज सिर्फ उन्होंने उन नेताओं को ठेस नहीं पहुंचाई है, बल्कि जितने लोगों ने उन्हें वोट दिया है, जो लोग उनके अंदर विश्वास रखते हैं, सम्मान करते हैं, उन सारे लोगों की जो है पूरी तरीके से उनका अपमान किया गया है। ये वास्तव में अक्षम्य है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर जब रैलियां होती हैं तो प्रधानमंत्री जी कहीं कनपट्टी पे कट्टे की बातें करते हैं, तो कहीं अप्पू टप्पू चप्पू करते हैं। अरे ये लोग कोई योजनाएं क्यों नहीं बताते? 20 साल के कार्यकाल जो इन्होंने किया है उस पर क्यों नहीं बात करते हैं, उस पर क्यों नहीं वोट मांगते? क्योंकि बताने के लिए कुछ है नहीं इनके पास। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार पूरी तरीके से फेल सरकार है। किसी तरीके का कोई भी काम नहीं गिना सकती है, अपने 10 काम नहीं गिना सकती है ये, और इसलिए वोट मांगने के लिए ये इस तरीके की भद्दी भाषा और घटिया शब्दों का प्रयोग कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर लोगों को रोजगार के बारे में क्यों नहीं बोलते? आखिर पलायन से छुटकारा कब मिलेगा बिहार की जनता का? गैस का सिलेंडर मिलेगा आपको, 3,000 रुपए दिव्यांग को पेंशन मिलेगी, जीविका दीदियों को 30,000 रुपए सैलरी मिलेगी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलेगी, पत्रकारों को रहने के लिए हॉस्टल और मुफ्त इलाज दिया जाएगा, 25 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा यहाँ के लोगों को, 1,500 रुपए वृद्धाओं को पेंशन दी जाएगी, हर परिवार को एक नौकरी। ये बिहार के युवाओं को पलायन रोकने का सबसे बड़ा टाइम है। इस पर आप वोट दीजिए और वोट देने के बाद बिहार का युवा बिहार को चमकाएगा, ना कि किसी और प्रदेश में। बोचहां विधानसभा सीट से राजद के उम्मीदवार अमर पासवान के रोड शो का लोगों ने जगह जगह भव्य स्वागत किया। विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान में कुछ दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में बोचहां विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार विधायक अमर पासवान ने क्षेत्र में विजय संकल्प रोड शो निकाला। रोड शो बोचहां चुनाव कार्यालय से शुरू हुई। इसके बाद विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख जगह से होकर गुजरी। जहां जहां से विजय संकल्प रोड शो गुजर रहा था, वहां लोग उनका स्वागत कर रहे थे। अमर पासवान ने कहा कि बोचहां की जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। अभी मुसहरी प्रखंड अंतर्गत जो 7 पंचायत है, जमालाबाद, शेखपुर, झपहा, सहबाजपुर, बड़ा जगन्नाथ, अब्दुल नगर, माधोपुर, इन सभी चीज़ों का जो है भ्रमण हो रहा है और जनता का पूर्ण विश्वास और साथ मिलते जा रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। क्या आपकी सेहत आपके सपनों को रोक रही है? मधुमेह, हृदय रोग या दांतों में तकलीफ आपसे सुनवाई नहीं कर रही? सूर्या स्पेशलिटी क्लिनिक में डॉक्टर विवेक कुमार सिंह
XSR एम्स पटना के डॉक्टर हैं। आपकी सेहत के सच्चे साथी जो मधुमेह और हृदय रोग का बेहतरीन इलाज करते हैं। तो वही सुबी डेंटल क्लिनिक में डॉक्टर सुरभि सुमन आपके दांतों को फिर से स्वस्थ और चमकदार बनाती हैं। हमारे पास है RCT, RVG एक्सरे, पेरिडोंटल डिजीज का उपचार, टूथ क्लीनिंग और टूथ ब्लीचिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं। ब्रांच 1 जिला परिषद मार्केट चूरन छपरा और ब्रांच 2 शिव कॉम्प्लेक्स माई स्थान चौक अखाड़ा घाट रोड मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9304429599 7004906326। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। 94 विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी संजय केजरीवाल ने कहा कि जनता मेरे साथ है। 6 तारीख को आशीर्वाद मिलने का दिन है। धर्म से ऊपर उठ के, अगर आप पिछड़ा से ऊपर उठ के हिंदू मुसलमान बने बगैर इस बार बेहतर का चुनाव कीजिए और मुजफ्फरपुर शहर के करीब 5400 परिवारों की सूची मिलती चली गई। बॉडी को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कमी थी। कि नेता क्या सेवा कर रहे हैं क्या? विधानसभा चुनाव 2025 यानी मुजफ्फरपुर जिले का शहरी इलाका सबसे हॉट सीट माना गया है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संजय केजरीवाल एक अलग लकीर यहाँ खींचने जा रहे हैं और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी लोगों को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या जरूरत पड़ गई आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दिया? अरे 6 तारीख को आशीर्वाद मिलने का दिन है, तो आप जितना प्यार महीनों से मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा के सम्मानित अभिभावक गण, माताएं, बहनें, युवा साथियों का मिला, उनसे एक विनती
कि इस बार 20 उम्मीदवार हैं और 20 उम्मीदवार में जो सबसे बेहतर हो, जात धर्म से ऊपर उठ के, अगर आप पिछड़ा से ऊपर उठ के हिंदू मुसलमान बने बगैर इस बार बेहतर का चुनाव कीजिए, ताकि इस बार बहुत हो चुका, हर बार देख चुके, नेता का तो विकास होता गया, जनता का विकास नहीं हुआ। बीमार मुजफ्फरपुर बीमार ही रह गया, स्वस्थ नहीं हो सका। इस बार नेता का नहीं, जनता का विकास होना है। बीमार मुजफ्फरपुर से स्वस्थ मुजफ्फरपुर बनना है। इसलिए आपके माध्यम से, आप चौथे स्तंभ हैं, सभी मुजफ्फरपुर के सम्मानित 3,16,274 मतदाता मालिकों को एक प्यार भरा संदेश है उनके बेटे भाई की तरफ से कि आप इस बार बेहतर का चुनाव कीजिए। तो संजय जी, चूंकि वार्ड पार्षद की लड़ाई तो आप वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मन में सोच होगी ना कि जनता के बीच में पहले तो वार्ड पार्षद के रूप में जा रहे थे, आज मुजफ्फरपुर के विधायक बनने के सपनों को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे। क्या लग रहा था उस वक्त? देखिए, 2020 में प्रदीप जी एक बड़ी भयानक त्रासदी आई थी, कोरोना, और 2021 में भी आई। 2020 में कोरोना का जो प्रकोप था उसमें भोजन की कमी थी, लोगों को भोजन की जरूरत थी। उस समय बड़े जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में, सांसद के रूप में वो कहीं नज़र नहीं आते थे और सब लोग घर में पैक थे कोरोना के डर के। उस समय एक वार्ड 20 का सेवक सड़कों पे घूमा करता था, आप भी इसके साक्षी हैं। और मुजफ्फरपुर शहर के करीब करीब 5400 परिवारों की सूची मिलती चली गई और एक अकेला चला था, कारवां बनता गया। सैकड़ों लोगों ने उस दुख की घड़ी में मुझे साथ दिया, मदद किया और हम लोगों ने 4.5 महीने तक उनके चूल्हे को गर्म करने में उस प्रभु के आशीर्वाद से एक प्रयास किया। फिर 2021 में कोरोना आया, उसमें भोजन की आफत नहीं थी, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आफत थी, उसमें सिकंदरपुर मुक्ति धाम में लकड़ी की कमी थी, फूस की कमी थी, डेड बॉडी को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कमी थी। उस समय भी इस बेटे ने उस प्रभु के आशीर्वाद से प्रयास किया। तब से मुजफ्फरपुर की जनता ने यह कहना शुरू कर दिया था कि विधायक ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर हम लोगों के दुख में साथ देने के लिए आता है। भैया, राजनीति का सबसे बड़ा मूल मंत्र प्रदीप जी क्या होता है? सेवा। आज के नेता क्या सेवा कर रहे हैं क्या? खाली आप ही बता दीजिए, नहीं बोल पाइएगा, नहीं ना बोल पाइएगा। राजनीति का मतलब हो गया खुद का विकास, स्वयं का विकास, स्वयं के बाद अपनों का विकास, अपनों के बाद फिर दूर दराज जो लगेरे ममेरे फफेरे हैं उनका विकास। ऐसे काम नहीं चलता है। जनता का मौका कब आएगा? आप आज फीडबैक ले लीजिए और शाम में आपका एक ब्रेकिंग न्यूज होगा कि 80% लोग मुजफ्फरपुर का संजय केजरीवाल को आशीर्वाद दे रहा है। हंस रहा है ना? गैस चूल्हा जलेगा? गैस चूल्हा जल चुका है, जल चुका है। 14 तारीख को मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर ये लोग अगड़ा पिछड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, और फिर 5 तारीख की कयामत की रात में मैं तो अपने सम्मानित मतदाता मालिकों को समझाता भी हूँ कि भाई अगर कुछ आवे देने लेने तो ध्यान रखना, ले लेना है, वापस नहीं करना, ले लेना है वोट बेटे को। और आपको जान के प्रदीप जी आश्चर्य होगा, हजारों परिवार के लोगों ने मुझे यह बोल के आशीर्वाद दिया कि पहली बार जीवन में कोई विधायक का उम्मीदवार हमारे दरवाजे पे वोट मांगने आया। हर हाल में बेटा तुमको वोट।
ये थे निर्दलीय उम्मीदवार संजय केजरीवाल। इनका कहना है कि हमने जो मुजफ्फरपुर विधानसभा में जो मेहनत किया है, लोग उम्मीदवार नहीं मुझे अपना बेटा मानते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार मुजफ्फरपुर की जनता मुझे जरूर आशीर्वाद देगी। अपने सहयोगी विकास गोस्वामी के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। कुरहन्नी विधानसभा सीट पर अबोध शाह भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे। तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं। पार्टी के हर कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम बनाना। हम चाहते हैं कि नया कुरहन्नी बनाना। मैं इसी तरह स्टैंड था कि मैं रहूंगा वहाँ पर तो सब इलाज में भेजना होगा हमको सब कुछ। 3 दिन तक भूखे सोया था, हम भी सोए थे। पूरा लोग आए। विधानसभा चुनाव आने में महज कुछ दिन शेष बच गए हैं। ऐसे में आज हम पहुंचे हैं कुडनी विधानसभा सीट पर। इसको भी मुजफ्फरपुर जिले में सबसे हॉट सीट माना गया है और ऐसा कहा जा रहा था कि मुजफ्फरपुर में कुडनी यानी कुडनी में कुडनी का बेटा ही यहाँ चुनाव लड़ सकता था और लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत थे, यहाँ के स्थानीय लोग। और इस मुद्दे को पिछले कई वर्षों से यहाँ उठाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी में सबसे प्रबल दावेदार अबोध शाह, ये नाम कुडनी विधानसभा सीट पर कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन पार्टी ने इसको अनदेखा कर और सीट को केदार प्रसाद गुप्ता की झोली में डाल दिया। इसके बाद वहाँ की जनता काफ़ी मायूस हो गई और अभी हम अबोध शाह, चूँकि ये पार्टी के लाइन को क्रॉस करके निर्दलीय मैदान में है, अबोध शाह हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, चूँकि पार्टी पर आपने काफ़ी भरोसा जताया था और ये स्थिति में पहुंचा दी है कुडनी विधानसभा सीट को? मैं तो पार्टी के लिए अपना तन मन धन लगा के काम कर रहा था और मुझे 22 में बुला के टिकट नहीं दिया गया। कहा गया था कि अबोध भाई संगठन का काम करिए 3 साल, 25 में आपको जरूर टिकट मिलेगा। मैं अपना पूरा जान लगा के, पूरा सब चीज लगा के पार्टी के हर कार्यक्रम को सफल कार्यक्रम बनाया। लेकिन मेरा सर्वे भी बहुत अच्छा था। हमारे सर्वे करने वाले अफसर जब सर्वे करने लगे, मेरा जांच किए तो भी दंग रह गए। उनका सर्वे लगातार भ्रष्टाचार से भरा हुआ था। सब लोग हमको बताते थे फोन करके, मैं पहचानता किसी को नहीं हूँ, लेकिन खुशी से लोग बताते थे हमको कि अबोध जी आप बहुत अच्छे हैं। सर आप लोग का कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा। हम चाहते हैं कि नया कुरहन्नी बनाना, इसी का लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 22 में भी हमको दिल्ली बुला के टिकट काट दिया गया अंत दिन। 25 में मेरा सब कुछ ठीक चल रहा था, जहाँ तक कि हम लोग के संगठन के महामंत्री भिखू भाई दलसानिया साहब ने उनको बोल भी दिया था कि आप केदार जी आपका टिकट कट गया, आप फेसबुक खोलिए और बोल दीजिए कि हम संगठन का काम करेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा जो साथी थे पटना में सब खुशी से उड़ रहे थे, खुशी का माहौल बना था, सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे। लेकिन हम अपने सभी दोस्तों को कहे कि बैठो, देखो पहले चिट्ठी आने दो। चिट्ठी 2 घंटे बाद आया, उसमें फिर वही नाम था जो कुरहन्नी को तराहीमाम किया है। कुरहन्नी के लोगों को अंग्रेजी शासन के तरह कुरेरा है। यहाँ के पंचायती राज को भी, मुखिया को इस तरह कुरेरा है जिसका हद नहीं। आज भी कुरेरा है, धमकी पर धमकी। आज भी मुखिया पर धमकी है। लगता है कि
अंग्रेज से भी बड़ा शासन। जब आपकी टिकट कंफर्मेशन वहाँ पर आई थी, उसके बाद फिर लिस्ट में नाम, क्या लग रहा है कि इसमें किसका हाथ होगा? देखिए, जब मेरा नाम आया तो मेरे जितने लोग थे सब रो रहे थे। मैं इसी तरह स्टैंड था कि मैं रोऊंगा वहाँ पर तो सब इलाज में भेजना होगा हमको, सबको जो मेरे साथ है। लेकिन वहाँ पर बैठे लोगों ने इस चीज को क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए एक कार्यकर्ता के सम्मान को ठेस पहुंचाया। मैं आया, घर आया तो मेरा परिवार 3 दिन तक भूखे सोया था, हम भी सोए थे। पूरा लोग आए और हमको जगाए। कुरन्नी के सम्मानित मेरे दोस्त, मेरे अभिभावक सभी आए थे, 200-250 लोग आए थे। और पता चला सब लोग कि अब वो सुतले हैं 3 दिन से। सब लोग उठाए और कहे कि वो लोग साथ में नॉमिनेशन पत्र भी खरीद के लाए थे। उठाए और बाद कहे कि बेटा ये कुरन्नी का टिकट है, जाओ लड़ो, चलो लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। कुरन्नी का ये मोती के माला जो है, कुरन्नी के लोगों ने मुझे सिंबल दिया। और जो मेरा स्थिति था, मैं किन्हीं को निमंत्रण नहीं दिया कि नॉमिनेशन में जाना है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा जो नॉमिनेशन हुआ है वैसा किसी लोग का नहीं हुआ। मुझे पता नहीं था कि मुझे कैसे जाना है। नॉमिनेशन पत्र के लिखे हैं, के भरे हैं, हमको कोई पता नहीं। सब लोग, हमारे गार्जियन ने अपना हाथ से भरा है। क्षेत्र में जा रहे हैं आप लगातार, क्या लोग कर रहे हैं? देखिए, आपकी लड़ाई जो है, कौन लड़ रहा है? यही खड़ा है हमारे सम्मानित जनता, यही लोग लड़ रहे हैं। हमको पता भी नहीं है कि हमारा काम ये कुरन्नी के बेटा का लड़ाई है। सब लोग किस तरह से लड़ रहे हैं मुझे पता भी नहीं। क्या मैसेज देंगे शीर्ष नेता और यहाँ की जनता को? शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करके दिए हैं, मैं उनको कहा था कि आप बहुत हमको प्रेशर किए कि अब वो जीएमडी छोड़ देंगे ना। ये तो मैं कुरन्नी के टिकट है ही, मैं यदि छोड़ता हूँ तो कुरन्नी के लोग कखनियों माफ करेंगे क्या हमको? आप पार्टी हैं, कल नहीं है, क्या है नहीं है, लेकिन कुरन्नी का जो टिकट है इन लोगों का, गरीब गुरबा और यहाँ के हमारे सम्मानित अभिभावक सब लोगों ने दिया है, तो उसको मैं किसी भी परिस्थिति में, मुझे क्या बताऊं, मैं नहीं छोड़ने वाला था। अबोध भैया जिंदाबाद। देख सकते हैं ये अबोध शाह और इनके साथ जो जनता है, आप तमाम ये देख सकते हैं कि कितनी की संख्या में जनता इनके घर पर इंतजार करती है। और ये अब यहाँ से क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकलेंगे और कुरनी विधानसभा सीट जो हॉट था, इस बार कहीं ना कहीं एक नई लकीर खींचने जा रही है, जिसका नाम है अबोध शाह। अबोध शाह एक बार और कुछ बोलने के ये करेंगे क्या? एक जवाब मैं नहीं दिया कि कुरनी की जनता को अब क्या करना चाहिए। मैं अपने कुरनी के तमाम जनता को ये कहना चाहता हूं कि आपका बेटा अभी इस बीच भंवर में, आप लोग इस बेटा को उठा लीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। इमोशनल भी हो गए, आंखों में आंसू भी आ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका दर्द कहीं ना कहीं
आंखों से झलक उठा है। अब इनको विश्वास है कि इसका इंसाफ इस चुनाव में कुढ़नी की जनता करेगी। जिले में राष्ट्रीय व्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब घर बैठे पेंशन भोगियों को मिलेगा पेंशन का लाभ। पेंशन विभाग निरंतर सुधारों और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान जैसी प्रौद्योगिकी संचालित पहलों के माध्यम से पेंशन भोगियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में मुजफ्फरपुर शहर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्षेत्रीय शाखा रेड क्रॉस में सरकार के विभिन्न विभागों से रिटायर्ड पेंशन भोगियों में जागरूकता के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे 2000 से अधिक शहरों और कस्बों में 2 करोड़ पेंशन भोगियों तक पहुंचना है। इस अभियान में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के उपयोग पर बल दिया जाएगा, जिससे पेंशन भोगियों को बायोमेट्रिक उपकरणों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा और वो स्मार्टफोन द्वारा घर बैठे आसानी से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की डोर स्टेप डीएलसी सेवा के माध्यम से अति वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशन भोगियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में पेंशन भोगी महिला पुरुष उपस्थित रहे। इस अवसर पर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार की ओर से उप निदेशक मंजू गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि देश के सुदूर कोनों में रहने वाले पेंशन भोगियों के डिजिटल समावेशन के उद्देश्य से इस अभियान को सभी प्रमुख बैंकों में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के तहत पेंशन भोगियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे पेंशन लेने में उन्हें आसानी होगी। वहीं 2 पेंशन लाभार्थी ने बताया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से अब घर बैठे पेंशन का लाभ मिल जाएगा। ज्यादा उम्र हो जाने की वजह से बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता था, अब अच्छी सुविधा हो गई। इसके लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आरसीडी बिहार सरकार। चलिए, आप पेंशन भोगी हैं और इस तरह का सुविधा जो डिजिटलाइज शुरू हुआ है, तो इससे कितना लाभ मिलेगा, कैसा लग रहा है? बहुत लाभ हुआ, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा और घर बैठे जो हम लोगों को आने में दिक्कत होती, क्योंकि आई एम 81 ईयर ओल्ड, सो वी नीड सच फैसिलिटी। तो ये अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। बहुत सरकार ने, भारत सरकार ने ये सुविधा दी है, इसके लिए हम लोग बहुत ग्रेटफुल हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दे ही रहे, उन्हीं के ही हैज इनिशिएटेड द थिंग। जो हो गया उसके कारण से सुविधा मिली है, ताकि घर बैठे हम काम कर सकें। इनका लाइफ जन्म पर इससे बेनिफिट होगा। इनको तबीयत खराब हो रहता है, बराबर आना पड़ता है हर साल, उसे मुक्ति मिला है इनको, ताकि इनको आने का कोई जरूरत नहीं है। तबीयत खराब रहता है, घर बैठे ही डिजिटली वेब्स के द्वारा डाउनलोड करके जी प्रमाण पत्र दिया जा सकता है, घर बैठे ही। हाई स्कूल विभाग में थे मैं। देखिए, सरकार ने बुजुर्गों का जीवन और सुविधाजनक बनाने के लिए काफी पहले की है। 2014 में सबसे पहले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू की गई थी। उससे पहले पेंशन भोगियों को बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में घंटों इंतजार करना पड़ता था। तो सरकार ने बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया था। तो 2014 में ये पहल जो शुरू की गई थी, इसमें बायोमेट्रिक्स यूज करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र जमा किया जाता था। तो कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि फिंगर इंप्रेशन जो था वो लोगों का रजिस्टर नहीं होता था, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ इंप्रेशन जो थे वो चेंज होते थे। तो उसके बाद सरकार ने दोबारा आइरिस का प्रयोग करके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का डिजिटल प्रयास शुरू किया। अब आइरिस में भी थोड़ी सी असुविधाएं हो रही थी, तो 2021 में बिल्कुल नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके फेस ऑथेंटिकेशन ऐप को विकसित किया गया। ये एक ऐसा ऐप है जिसके द्वारा किसी भी स्मार्टफोन से किसी भी समय किसी भी जगह से अपना जीवन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पहल है जो कि विभाग द्वारा की गई है, और इस पहल के प्रचार प्रसार के लिए 2021 में माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इस पहल का शुभारंभ किया था। तो 2022 में माननीय मंत्री महोदय जी के निर्देशानुसार
हमने राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आरंभ किया था। तो 2022 में जो हमने ये राष्ट्रव्यापी अभियान किया था, इसमें हमने 37 शहरों को कवर किया था। उसके बाद 2023 में हमने दोबारा अभियान शुरू किया, जो कि राष्ट्रव्यापी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 3.0 था। तो 3.0 में हमने 100 शहरों को कवर करते हुए ये अभियान चलाया। तो अब इस प्रकार की डिजिटल सुविधा होने से खासकर पेंशनभोगियों को क्या फायदा होगा? जी, उनको फायदा ये होगा कि अब बैंकों के बाहर उनको लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं या अस्पताल में भर्ती हुए हैं, वो उसी जगह से, उसी कमरे से, उसी समय अपना डिजिटल प्रमाण पत्र दे सकते हैं। और ये केवल वो स्वयं नहीं, उनके लिए कोई ऑपरेटर भी अपने फोन पे डाउनलोड करके उनके लिए, उनकी ओर से जीवन प्रमाण पत्र दे सकता है। ये कितने लोगों को अब तक रजिस्टर्ड किया गया? बैंक का किस प्रकार का रोल हो रहा है इसमें? इसमें 13 अग्रणी बैंक जो हैं वो इसमें हमारे इस अभियान में सहभागी हैं। वो सभी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। इवन IPPB भी भूमिका निभा रहा है। तो बैंक जो हैं वो उन्होंने अपने कार्मिकों को ट्रेन किया है। वो कार्मिक जो हैं, जो बैंक में पेंशनर्स आ रहे हैं, उनका फिजिकली भी ले रहे हैं और उनका डिजिटली भी ले रहे हैं। और हम सब का ये प्रयास है कि हम ये जानकारी को अधिक से अधिक पेंशनर्स के साथ साझा करें, ताकि उन्हें बैंकों के बाहर परेशान ना होना पड़े, असुविधा ना हो और घर बैठे वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें। कितने लोगों का अब तक रजिस्टर्ड हो गया? जी, अब तक पिछले साल जो हमारा अभियान था, उस अभियान में 1.47 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा हुए थे। और इस वर्ष सरकार जो है 2000 शहरों में कैंपेन लगा रही है, जिसके द्वारा हमारा लक्ष्य है कि 2 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हम DLC माध्यम से जमा कराएं। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।